हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा हिस्ट्री का लेक्चर है वो जो कांग्रेस का गठन हुआ था और उससे पहले जो राजनीतिक संस्थाएं थी जिन्होंने एक तरह से प्लेटफॉर्म का काम किया कांग्रेस बनाने के लिए, तो हम उन सभी संस्थाओं से के बारे डिस्कस कर लेते हैं और कांग्रेस का गठन कैसे हुआ था, किन परिस्थितियों में, और इसका जो पहला उदारवादी चरण था उसके बारे आज हम डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। जो कांग्रेस का गठन हुआ था ना, उससे पहले की राजनीतिक संस्थाएं और कांग्रेस का गठन, आज ये सारा हम डिस्कस करेंगे। भारत की जो पहली राजनीतिक संस्था थी 1838 में बनी, जमींदारा एसोसिएशन थी या लैंड होल्डर होल्डर सोसाइटी भी थी। पहली संस्था के बारे क्वेश्चन आ जाता है तो याद रखना, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑप्शन में आएगा या फिर जमींदारा एसोसिएशन आएगा। तो ये थी भारत की पहली जो राजनीतिक संस्था थी और ये 1838 में बनी थी। टाइम पीरियड भी याद रखना। 1861 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत से बाहर बाहर और भारत के लिए काम करने वाली संस्था थी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, और ये लंदन में बनाई गई थी। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। वैसे भी एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, सॉरी। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में रहकर भारत की समस्याओं से वहाँ के लोगों को अवगत कराया और बताया कि भारत का किस तरह से आर्थिक शोषण हो रहा है, कैसे भारत के लोगों को अंग्रेज़ों द्वारा परेशान किया जा रहा है और उनके हर तरह के हक अंग्रेज़ों द्वारा मार लिए गए हैं। ये जो बात बताई गई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने बताई थी। और भारत के पक्ष में जन समर्थन हासिल किया था ब्रिटेन में, यानी ब्रिटेन के लोगों को यह समझाने में सफल हो गए थे दादा भाई नौरोजी कि भारत का शोषण किया जा रहा है अंग्रेज़ों द्वारा, और ब्रिटेन के लोगों ने इसमें भारत के लोगों का साथ भी दिया था और ब्रिटेन में काफ़ी जन समर्थन भी हासिल किया था दादा भाई नौरोजी ने, और अपनी मांगों को सामने रखा कि हम भारतीयों की ये मांगे हैं। तो ये सब काम किया था। अब अगर क्वेश्चन ये आ जाए, भारत से रहकर भारत के बारे में जन समर्थन हासिल करना और भारत के लिए बड़े स्तर पर काम करना किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया, और जो ब्रिटिश संसद थे उसके ये मेंबर भी बने थे। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, और इसने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाई थी। यानी इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले भारत का एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का संगठन था। देखिए, बंगाल के संगठन अलग थे, मद्रास में अलग संगठन बने और बॉम्बे में अलग। ये प्रेसिडेंसी होती थी तो इनमें अलग अलग संगठन बनते थे इस एरिया के अंतर्गत। लेकिन कांग्रेस से पहले कांग्रेस के लेवल का राष्ट्रीय स्तर का कोई संगठन था ना, तो वो इंडियन नेशनल एसोसिएशन था। आपने याद में रखना, और ये भी ध्यान में रखना है, जो कांग्रेस बनी थी इसी संगठन को मिलाकर इसका बहुत बड़ा हाथ था कांग्रेस को बनाने में। इसकी स्थापना जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी, और इसे कांग्रेस का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए कांग्रेस का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन को। और इसका कांग्रेस में विलय हो गया था, यानी कांग्रेस का पार्ट बनकर ही यह बाद में कांग्रेस ही बन गई थी। ये देखिए, बहुत ही महान पर्सनैलिटी थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इनको मैंने फ़ोटो इसलिए डाली क्योंकि इनका बहुत योगदान है कांग्रेस को बनाने में। मुंबई एसोसिएशन की स्थापना 26 अगस्त 1852 में हुई थी, और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में हुई थी। ये याद रखना है। टाइम पीरियड सीक्वेंस दे के पूछ लेते हैं कि आगे पीछे इन चारों को मिलाओ, किसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना एम.जी. रानाडे द्वारा की गई थी। जो पूना सार्वजनिक सभा है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं किसने इसकी स्थापना की थी, तो एम.जी. रानाडे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम.जी. रानाडे को पश्चिम का सुकरात कहा है, यानी वेस्टर्न इंडिया का जो सुकरात कहा जाता है, जिसने स्त्री शिक्षा को लेकर, बाल विवाह को ख़त्म करने के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए बहुत ज़्यादा काम किए। तो वो काम किए थे एम.जी. रानाडे ने। इन्हीं कामों को लेकर इन्हें वेस्टर्न इंडिया का या पश्चिम का सुकरात कहा जाता है। 1885 में मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई, यानी जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी, और इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा की गई थी। मद्रास महाजन सभा थी, इसकी स्थापना 1884 में की गई थी, और वो जी सुब्रमण्यम अय्यर
वी राघवाचारी और पी आनंद चार्लू के द्वारा की गई। इन सब का सीक्वेंस पूछ लेंगे, जैसे आगे पीछे लगाकर टाइम पीरियड में बताओ किसकी स्थापना किस किसने की थी। तो ये सब आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलते हैं आज की अगली स्लाइड पे। कांग्रेस का गठन, जिसका आप वेट कर रहे थे कि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसका गठन 1885 में सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम द्वारा किया गया। तो याद रखना है, ये जो एओ ह्यूम थे ये अंग्रेजों के एक ऑफिशियल अधिकारी थे, या ये अंग्रेजों के लिए ही काम करते थे, और इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया 1885 में, 1885 में। याद रखना इस टाइम पीरियड को। इसका पहला सत्र पुणे में तय किया गया, यानी जो पहली मीटिंग होगी वो पुणे में होगी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और लेकिन वहाँ पर क्यों मीटिंग नहीं हुई ऐसा भी पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्लेग फैल गया था, प्लेग बीमारी फैल गई थी। और फिर इसका जो सत्र हुआ था वो मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस को कांग्रेस का आर्किटेक्ट कहा जाता है। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो वो एओ ह्यूम ने की थी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कांग्रेस का आर्किटेक्ट किसको कहा जाता है, तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। इसके पहले सत्र की अध्यक्षता, यानी जो इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी कांग्रेस की, पहला जो सेशन हुआ था, जिसे सेशन बोलते थे, ये व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट सेशन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। और ये मतलब जो संख्या भी याद रखना, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो पहली मीटिंग हुई थी या पहला सेशन हुआ था। और आपने ये भी याद रखना है, इसमें महिला जो मतलब महिलाओं को भागीदारी देने के लिए या महिलाओं की प्रेजेंस दिखाने के लिए इसने पूरी तरह से काम किया। और 1890 में कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, वो उसमें कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक यानी पहली ग्रेजुएशन जिसने की थी, उसने कादम्बिनी गांगुली ने इसको संबोधित किया। यानी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इन्होंने एक महिला से संबोधन करवाया, और महिलाओं की भी बाद में इसमें बहुत भागीदारी बढ़ी। और 1890 में जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली स्नातक कादम्बिनी गांगुली थी, उसने इसको संबोधित किया था। और ये याद रखना, इसकी कुछ टर्म होती थी कि हर साल अलग अलग राज्य में इसका सेशन होगा, और उस जहाँ पे इसका सेशन होगा वहाँ का इसका अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, यानी लोकल को इसका अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। जिस जगह पे सेशन होगा उस जगह से दूसरी जगह का इंसान इसका या दूसरी जगह की पर्सनैलिटी इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। यानी आउट ऑफ स्टेट इसका अध्यक्ष बनता था, ये कह सकते हैं। जैसे आज का राज्यपाल जो बनाया जाता है, आउट ऑफ स्टेट बनाया जाता है। इसके बारे में एक सेफ्टी वालों की अवधारणा आई थी। इस सेफ्टी वालों में क्या था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस को इसलिए बनाया था ताकि जो भारत में विरोध और विद्रोह हो रहे हैं उनसे बचाने के लिए जो लोग हैं अपना रास्ता कांग्रेस के जरिए अपनाएं, और जो पूरी फ्रस्ट्रेशन है वो कांग्रेस के जरिए ही निकाल पाएं, और इसमें कोई भी भारत में विरोध या विद्रोह नहीं भड़क सके, और कांग्रेस तक ही सीमित रख दें भारतीय लोगों की फ्रस्ट्रेशन को। और इस अवधारणा को सेफ्टी वालों की अवधारणा कहा गया है, और इसी करके उन्होंने एओ ह्यूम द्वारा कांग्रेस को बनाया, एक अंग्रेजी ऑफिशियल द्वारा, ताकि इसको अच्छे से मैनेज किया जा सके। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। 1885 से 1905 का जो चरण था कांग्रेस का, वो उदारवादी चरण था। ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, उदारवादी चरण कब से कब तक था, तो 1885 से 1905 तक। इसे प्रथम चरण कहा जाता है, क्योंकि यही 1885 से 1950 तक का जो चरण था यही इसका प्रथम चरण था। और इसमें जो नेता थे उन्होंने संवैधानिक और अहिंसक तरीकों में विश्वास रखते थे, यानी जो प्यार प्रेम से अपनी मांगे वो अंग्रेजों के सामने रखते थे। लेकिन इन्होंने अपना टारगेट रखा भारतीय जनमानस में राजनीतिक चेतना भरना। उस समय पे जो इंडियन पॉपुलेशन थी या इंडियन लोग थे उनमें ज़्यादा राजनीतिक समझ नहीं थी, वो इतने परिपक्व नहीं थे और अंग्रेजों की पॉलिसी को समझ नहीं पा रहे थे। और इसी करके जो कांग्रेस का प्रथम उदारवादी चरण था, उदारवादी नेताओं ने ये कहा था कि पहले भारतीय जनमानस को राजनीतिक रूप से तैयार करो, उनके अंदर चेतना भरो, तभी वो अपनी लड़ाई लड़ पाएंगे। और जो इनका ये अंग्रेजों के सामने मांगे रखने का तरीका था, उसमें प्रार्थना एवं याचिका थी, यानी किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था या कोई जुलूस नहीं था।
और कांग्रेस द्वारा 1899 में ब्रिटेन में कमेटी बनाई गई। कांग्रेस के द्वारा पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ आउट ऑफ इंडिया एक ही कमेटी बनाई गई जिसका नाम था इंडिया। तो आपने ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी, विकास का सिद्धांत, और ब्रिटेन वासियों को बताया कि कैसे भारत का शोषण हो रहा है। यानी कांग्रेस ने भारत से बाहर भी भारत के समर्थन में इतना काम किया कि दादा भाई नौरोजी जो एक कांग्रेस के उदारवादी नेता थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी। इसमें उन्होंने भारत को और ब्रिटेन के लोगों को बताया था कि किस तरह भारत का पैसा अंग्रेजों द्वारा भारत से बाहर ले जाया जा रहा है और भारत परमानेंट गरीब हो जा रहा है। पहले लुटेरे आते थे, वो लूट कर चले जाते थे, बाद में 10-15 साल तक उनकी भरपाई हो जाती थी। लेकिन जो अंग्रेज शासक हैं वो लगातार 150 सालों से भारत को लूट रहे हैं और उसकी कभी भरपाई नहीं हो पा रही, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है भारतीयों को, उन्हें उनको लगातार लूटा जा रहा है। ये भारत से बाहर बात समझाई थी दादा भाई नौरोजी ने। 1861 में ब्रिटिश काउंसिल बनाई गई, और ये इसलिए बनाई गई थी ताकि भारतीयों का थोड़ा प्रतिनिधित्व दिया जाए और उनको थोड़ा शांत किया जाए। और इसमें 3 भारतीय सदस्य भी शामिल किए गए थे, और पहली बार इसको भारत की छोटी सी विधानसभा कहा गया। 1892 में एक एक्ट आया था जिसे 1892 का एक्ट कहा जाता है, अधिनियम कहा जाता है। इससे क्या था कि भारतीयों को एक अधिकार मिला था छोटा सा, वो बजट पर बहस कर सकते थे और बजट पर सवाल भी पूछ सकते थे। पहले भारतीयों को बोला भी नहीं दिया जाता था, जो मतलब कोई भी किसी तरह का उनका कोई हक नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। लेकिन फर्स्ट टाइम इनको अधिकार मिला 1892 के एक्ट से। इससे क्या था कि बजट पर बहस कर सकते थे भारतीय, जो बजट ब्रिटेन वाले लेके आते थे कहाँ पे, भारत में, भारत के लिए। और इस पे सवाल भी पूछे जा सकते थे, लेकिन आपने ये याद रखना है ये सवाल कंपलसरी नहीं होते थे। और जो कंपलसरी सवाल पूछने की जो इजाज़त मिली थी वो 1909 का जो मार्ले मिंटो एक्ट था उससे मिली थी, ये आपने ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। 1892 के अधिनियम से एक काम और हुआ था। 1892 के अधिनियम से सार्वजनिक हित के मामलों में, यानी कि जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो काम थे उस पर भी भारतीय प्रश्न पूछे जा सकते थे। लेकिन यह भी अनिवार्य प्रश्न या कंपलसरी नहीं थे। अनिवार्य या कंपलसरी कैसे होता है, अंग्रेज अगर इनका जवाब देना जरूरी समझे तो दे सकते थे, अगर नहीं समझे तो नहीं दे सकते थे, और भारतीय उससे आगे कुछ कर नहीं सकते थे, इसका ये मतलब था। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय पे लॉर्ड डफरिन जो थे भारत के वॉइसराय थे, ये इंपॉर्टेंट है। और लॉर्ड डफरिन ने 1887 में कांग्रेस को देशद्रोहियों या राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहा था। ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, राष्ट्रद्रोहियों या देशद्रोहियों की संस्था किसने बोला था कांग्रेस को, तो लॉर्ड डफरिन ने बोला था, और 1887 में बोला था। इसके विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनवाई थी। लॉर्ड डफरिन ने क्या किया, जब इसने देखा कांग्रेस की प्रसिद्धि हो रही है तो इसका विरोध करने के लिए भारतीयों को उठाया, और भारतीयों के द्वारा ही यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनवाई थी। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के बारे में लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि सॉरी, कांग्रेस अपने अंत की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। यानी कांग्रेस के बारे अगर ये स्टेटमेंट आ जाए, किसने कहा था कि कांग्रेस अपने अंत की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, तो वो कहा था लॉर्ड कर्जन ने। और मैं अपने समय काल में इसका अंत देखकर बड़ा खुश होऊंगा, ये भी लॉर्ड कर्जन ने ही कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस को लालची पदों के लोग कहा था और अंग्रेजों के चाटुकार कहा था। ये स्टेटमेंट भी कई बार पूछी गई है कि किस व्यक्तित्व ने या किस महान पर्सनैलिटी ने ये कहा था कि कांग्रेस के लोग हैं जो वो लालची पदों के लोग हैं और अंग्रेजों के चाटुकार हैं, तो वो कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और साम्यवादी ने कांग्रेस को अंग्रेजों का दलाल कहा था। जो ये कम्युनिस्ट थे, इन्होंने अंग्रेजों का दलाल बोला था कांग्रेस को। तो ये हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, जो जो मैंने आज आपको पढ़ाया है। हमने हर चीज़ से दूर होकर वही चीज़ करनी है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो और मैं आपको साथ ही बता देता हूँ, ये देखिए, ये जो महान पर्सनैलिटी थे ये थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इनको आर्किटेक्ट कहा जाता है, इनको और आनंद मोहन बोस को कांग्रेस का। तो आपने ये भी ध्यान में रखना है, मैंने स्पेशल डाला है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ये था आज का लेक्चर। अब आगे का जो लेक्चर आएगा कांग्रेस का उग्रवादी चरण आएगा, यानी एक्सट्रीमिस्ट जो फेस था वो आएगा। ठीक है, वो हम
कल वो मैं लेक्चर डालूंगा। और आज का लेक्चर उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।